इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं अमित पालित आपके साथ हाजिर हूं इलेक्शन की सबसे बड़ी खबरें लेकर। अब की बार किसकी सरकार, यह है हमारा सबसे बड़ा शो। मैं आपको यूपी और पंजाब की हर वो चुनावी खबर बताऊंगा जो 2022 में होने वाले सबसे बड़े दंगल में बड़ा असर डालने वाली है। सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरें आपको बताते हैं और आपको रूबरू करते हैं कि आज की पहली बड़ी खबर कौन सी है। तो आपको पहली बड़ी खबर हम बताते हैं, यूपी से आ रही है। चुनाव से पहले कैसे, आपको पता है पहली बड़ी खबर जो यूपी से है, जिसमें चुनाव से पहले धर्म के धंधेबाजों पर योगी का डंडा चला है और यह सब कुछ हुआ है यूपी के धर्मांतरण वाले रैकेट केस में, जिसका पर्दाफाश होने के बाद कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। और उसके बाद दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं पंजाब से है, जहां पर सियासी हलचल तेज है और इसका असर अब दिल्ली में दिखने लगा है। क्या कैप्टन की गुगली से सिद्धू पंजाब में आउट होंगे और आज कैप्टन दिल्ली दरबार में पेश हुए हैं। क्या बातें हुई, पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे इलेक्शन शो की इस बड़ी खबर पे। और तीसरी बड़ी खबर इलेक्शन शो की वो क्या है, उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर भाईजान ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और सवाल यह है कि यूपी में ओवैसी किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं। तो 3 ये बड़ी खबर, आज हम इस पर पूरी डिटेल आपको देंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, इलेक्शन शो में शुरुआत हम करने जा रहे हैं, वो है यूपी की खबर, जहां पर धर्म परिवर्तन के रैकेट से आपको बता दें कि परिवर्तन के रैकेट से हड़कंप मचा है। और इस बार जो लोग इसमें पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कड़े सख्त निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और इसमें बताया गया है कि जो जांच एजेंसियां हैं पूरे मामले के तह तक जाएं और साथ ही साथ जिन्होंने इसको किया है, जो इसके आरोपी है, जो इसके दोषी हैं, उन पर एनएसए लगेगा, गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी हो रही है और साथ ही साथ धर्मांतरण करने वालों की प्रॉपर्टी तक जब्त कर ली जाएगी। ये भी निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। यूपी एटीएस ने कल 1000 लोगों को धर्मांतरण का खुलासा करने किया था और जिसमें 2 गिरफ्तारी हुई है, 2 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। और हम बात करेंगे हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से। विशाल, कड़े निर्देश के आदेश दिए गए हैं, एनएसए साथ ही साथ प्रॉपर्टी को जब्त करना, और कौन सी बातें कही है योगी आदित्यनाथ ने? देखिए अमित, कल इस मामले में उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है, यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उसको इस बात की जानकारी लगातार मिल रही थी कि कुछ लोग ऐसे गलत धंधों में लिप्त हैं जो कि धर्मांतरण कर रहे हैं। और ये पिछले जो गैंग है वो लगभग 1 से 1.5 साल से ऑपरेट कर रहा है और वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अन्य राज्यों में अलग अलग प्रांतों में भी ऑपरेट कर रहा है। उत्तर प्रदेश से उन बच्चों को, मूक बधिरों बच्चों को उस तरीके से लेके जाया जाता है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया सकता है कि माँ बाप गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और असल में उन बच्चों को ले जाकर के उन दूसरे प्रांतों में, दूसरी राज्यों में उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। जो बोल नहीं सकते, जो अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकते, जिनके पास ऑब्जर्वेशन की जो पावर होती है वो कम होती है, ऐसे बच्चों को ले जाकर के प्रलोभन दे करके, पैसों का लालच दे करके, महिलाओं की निकाह करा करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त तेवर अपनाए हैं और उन्हें यूपी के एडीजी लॉ ऑर्डर के साथ साथ यूपी एटीएस के एडीजी को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि इस मामले की तह तक जाइए, पूरे मामले की विवेचना बहुत कंक्रीट तरीके से करिए, जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। एनएसए तक का प्रावधान करने की बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और यह भी कहा है कि जो लोग इस मामले में लिप्त पाए गए हैं, संलिप्त पाए गए हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, उन सभी की प्रॉपर्टीज को भी जब्त किया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टीज को भी सरकारी जो अमला होता है उसमें अटैच किया जाएगा। तो अपने आप में समझा सकता है कि धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए इस रैकेट के खुलासे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इसका संज्ञान लिया है बल्कि अधिकारियों को तह तक जाने के, इन्वेस्टिगेशन करने के निर्देश दिए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी हो सकती है वो करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी को बिगाड़ने की कोई भी शख्स या कोई भी रैकेट इसकी जरूरत न कर सके। हैरानी की बात अमित यहाँ पे ये हो जाती है कि इसकी जो फंडिंग है वो न सिर्फ विदेशों से हो रही थी, पाकिस्तान से हो रही थी, बल्कि जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की ISI, उसके बारे में भी जानकारी पुख्ता तौर पे मिली है कि वो इसमें फंडिंग कर रही। तो अपने आप में समझा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और किस तरीके से बड़ी कामयाबी एजेंसी को लगी। बिल्कुल, एक तो है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरी बात है फंडिंग कहां से हो रही है, विदेशों से, जिसमें ISI का भी हाथ आना बहुत ही गंभीर यह मामला है, जिस पर अब सख्त एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। अब दूसरी बड़ी खबर आज की उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा है, दूसरे दिन मीटिंग चल रही है। बीजेपी
बीजेपी की आपको बता दें बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह इस वक्त यूपी के दौरे पर हैं। कल उनकी मुलाकात हुई थी योगी आदित्यनाथ से, लेकिन आज बीजेपी के जो प्रभारी है राधा मोहन सिंह भी इसमें शामिल है और आज बीजेपी के जो दूसरे अधिकारी हैं, दो पदाधिकारी हैं, उनके साथ अहम बैठक चल रही है और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस मीटिंग में शामिल है। तो लगातार यूपी में दौर चल रहा है नेताओं के मंथन का और इस मीटिंग की तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये मीटिंग यूपी के लिए, यूपी के चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख सकते हैं कि बीएल संतोष, इसके अलावा राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम जो बड़े नेता हैं, जो प्रभारी हैं राज्य के, वो मीटिंग कर रहे हैं। अलग अलग पदाधिकारियों से बातचीत चल रही है और इसका सबसे मुख्य एजेंडा यही है कि 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर किस तरह से पार्टी की तैयारी है, खासतौर पे ग्राउंड में क्या चल रहा है, क्योंकि जो कोरोना की मार पड़ी है उसने कहीं ना कहीं जो विपक्ष के जो नेता है उनको मौका दिया था सरकार के ऊपर हमला करने का। और जो ये तैयारी हो रही है, देखिए मीटिंग में लगा जो तैयारी हो रही है कि ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक कैसे पहुंचा जाए और बताया जाए कि सरकार ने यहां पर काम किया है। और साथ ही साथ चुनाव जो वहां होने जा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, तमाम बड़े बड़े नेता लगातार यूपी का दौरा करेंगे, वैसे में किस तरह से पार्टी उनके एजेंडे को रखेगी, जो जन है, लोग हैं, उनकी बातों को किस तरह से सामने रखा जाएगा। और पहले दिन बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने कहा कि किसके साथ मीटिंग की है, यह आपको बताते हैं। देखिए, आरएसएस दफ्तरों में पदाधिकारियों के साथ मिले हैं, बीजेपी दफ्तरों में मीटिंग हुई है और सीएम योगी के साथ भी पहले दिन दोनों नेताओं की मीटिंग हुई है। राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष, ये दो मुख्य नेता हैं जो इस वक्त पूरे यूपी की ऊपर नजर बनाए हुए हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, दूसरा दौरा है उनका। और पिछली बार जब दौरा करके आए थे तो पूरी रिपोर्ट भी उन्होंने दी थी यहाँ पर प्रधानमंत्री को, जेपी नड्डा को, अमित शाह को। तो योगी के घर पे जो मीटिंग हुई उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल भी हमारे पास आ रही है, वो भी आपको बताते हैं कि आखिरकार वो डिटेल क्या है। क्योंकि कल मुलाकात हुई थी योगी आदित्यनाथ के साथ और योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग की इनसाइड स्टोरी में आपको बता रहे हैं। देखिए, 2022 की चुनावी योजनाओं पर चर्चा हुई थी जो बहुत अहम है, क्योंकि 2022 में रास्ता उतना आसान नहीं रहने वाला है बीजेपी के लिए, खासतौर पे कोरोना की जो मार पड़ी उसके बाद। विकास, हिंदुत्व के मुद्दे पर किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर बातचीत हुई है। सरकार का काम लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाना है, क्योंकि लोगों तक ये बताना जरूरी है कि सरकार ने क्या क्या काम किया है, किस किस फ्रंट पे काम किया है और किस तरह से जनता को यह बताना है, ये भी सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। साथ ही आपको बताते हैं कि संकल्प पत्र वादों के साथ जनता तक जाएंगे, यानी कि क्या संकल्प पत्र में होगा, यानी मैनिफेस्टो में क्या चीजें लिखी जाएंगी, लोग क्या चाहते हैं, इसके लिए भी जनसंपर्क किया जाएगा। संगठन, सरकार मिलकर काम करेंगे, यानी संघ और संगठन, यानी बीजेपी और संघ मिलकर काम करेंगे, लोगों तक बातें पहुंचाएंगे, ये भी इस मीटिंग में शामिल था। संघ ने मौजूदा स्थिति पर फीडबैक दिया है। देखिए, फीडबैक बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, चाहे राधा मोहन सिंह हो और बीएल संतोष पिछली बार गए थे, फीडबैक लेकर आए, फिर यहां पर फीडबैक दिया गया और उसके बाद फिर से एक बार पहुंचे फीडबैक लेने। रिपोर्ट के मुताबिक जनता योगी के काम से खुश है। यह बहुत बड़ी बात है कि जो फीडबैक गया है उस फीडबैक में कहा गया है कि जो जनता है वो योगी के काम से खुश है। और एक बार फिर से हम लौटते हैं हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह के पास। विशाल, जिस तरह से फीडबैक मिला है बीएल संतोष को और राधा मोहन सिंह को, योगी के काम से लोग खुश हैं, ये तो एक फीडबैक है। दूसरी बातें और कौन सी है जो फीडबैक में मिला और साथ ही कल के मीटिंग में आई है सामने? देखिए, मैराथन मीटिंग का जो दौर है वो उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, कल उन्होंने बीएल संतोष के साथ मिलकर के पहले संघ के पदाधिकारियों से सरस्वती कुंज में मुलाकात की है। उसके बाद सभी जो बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं, वहां पे पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है और उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके सरकारी आवास 5 कालीदास पे कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें कृष्ण गोपाल, जिसमें क्षेत्र प्रचारक, जिसमें बीएल संतोष, बाकी जो नेता थे वो सब मौजूद थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सरकार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे और सभी ने जो खाका है उस खाके को आगे बढ़ाया है कि किस तरीके से सरकार आगे प्रोसीड करेगी, किस तरीके से जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचा है उसकी जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से फीडबैक चाहती है जनता, किस तरीके से आगे आने वाले चुनाव में संकल्प पत्र में किन मुद्दों को शामिल करे भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर के ही बातचीत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
जिस तरीके से सांस्कृतिक विरासत को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार न सिर्फ जिंदा रखा है बल्कि उसके प्रचार और प्रसार को जिस तरीके से पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में काम किया गया है उसको एक बड़े एजेंडे के तौर पर बताया गया है कि आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार के जो विकास कार्य हैं उनको बताया जाएगा। कोविड महामारी के दौरान वैश्विक महामारी है, पूरा विश्व इससे परेशान रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं था, कुछ लोगों की मौत हुई, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पे हमलावर था। जातीय राजनीति से किस तरीके से निपटना है, ये सारे मुद्दों पर बातचीत की गई है और इस कोर कमेटी में यह तय किया गया है कि विकास के साथ साथ जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में आगे बढ़ेगी। और एक तरफ विशाल आप कह रहे हैं कि एक हिंदुत्व का मुद्दा तो रहेगा, साथ ही जो सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विकास के लिए, किसानों के लिए जो तमाम काम किए उसको भी पटल पर रखा जाएगा, जनता तक पहुंचाया जाएगा। ये इस एजेंडे में तैयार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल जानकारी देने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है, शरद पवार के घर मीटिंग में यूपी में सियासी हलचल हो गया है। शरद पवार ने जयंत चौधरी को बैठक में बुलाया है। आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी, यूपी के घनश्याम तिवारी भी इस मीटिंग में जाएंगे पवार के घर पे, और यूपी से सिर्फ एसपी और आरएलडी को बुलाया गया है। आपको बता दें कि एसपी और आरएलडी को बुलाने का एक मकसद भी यह है कि दोनों इस वक्त 2022 के चुनाव को लेकर साथ में नजर आ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि जयंत चौधरी को और साथ ही साथ घनश्याम तिवारी को बुलाया गया है। जयंत चौधरी को पवार के मीटिंग में न्योता, सियासी मतलब समझिए क्या है। वेस्टर्न यूपी में हार जीत का फैसला जाट वोटर्स करते हैं, और इस वक्त अखिलेश और जयंत के बीच दोस्ती है, और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच जो केमिस्ट्री बन रही है वो शानदार नजर आ रही है। और लगता है कि 2022 में जब चुनाव होंगे तो ये जो याराना है, ये याराना वेस्टर्न यूपी में इनको सीटें दे सकता है, और यही वजह कि शरद पवार ने अपनी इस मीटिंग में इनको यानी कि जयंत चौधरी को बुलाया है, यानी आरएलडी के जाट जो नेता है अजीत सिंह के बेटे हैं। इसके बाद एक और बड़ी खबर, यूपी में मंथन चल रहा है और पंजाब से दिल्ली तक कांग्रेस में टेंशन है, हलचल है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह इस वक्त पैनल के सामने मौजूद हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, जिसमें सिद्धू ने जो बयानबाजी की है, सिद्धू ने कहा है कि मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूं, क्योंकि कैंपेन के वक्त आपने मुझे निकाला चुनाव के दौरान, उसके बाद भूल गए। ये बातें पसंद नहीं आई है अमरिंदर सिंह को, और ये बातें लगातार सामने रखी जा रही हैं पैनल के सामने, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, हरीश रावत वहां पर मौजूद है। तो ये सारी बातें अमरिंदर सिंह बताएंगे, और साथ ही बताएंगे सख्त रुख अपनाएंगे, क्योंकि सिद्धू लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वहां कहीं ना कहीं जो अमरिंदर सिंह की जो इमेज है उसको डेंट किया जा रहा है, चाहे वो मुद्दा मंत्री पद का हो, चाहे वो एमएलएस के जो बच्चों को दिया गया है वहां पर नौकरियां दी गई है, या फिर अकाली दल को लेकर भी लगातार टारगेट करते रहे। और सिद्धू के साथ प्रगट सिंह भी है, और लगातार इन पर एक्शन की मांग की गई अंदरूनी तौर पर। लेकिन आज पैनल के सामने अमरिंदर सिंह नाराज हैं, और ये बातें वो साफ रखेंगे कि सिद्धू हो, उनके सहयोगी हो, उनके ऊपर काम किया जाए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे हैं उसमें बिल्कुल यह साफ हो जाता है कि पंजाब की जो लड़ाई है अब दिल्ली दरबार में आ चुकी है, और जबरदस्त टेंशन है इस वक्त दिल्ली में और साथ ही साथ कांग्रेस में। तो पंजाब का झगड़ा दिल्ली तक पहुंच चुका है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि अमरिंदर सिंह अपनी बातें रख रहे हैं, दूसरी तरफ है राहुल गांधी जो लगातार पंजाब के नेताओं के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, और राहुल और जो कांग्रेस की कोशिश है कि किसी तरह से लड़ाई खत्म हो जाए। कल भी उन्होंने कई विधायकों और नेताओं से मुलाकात की, और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। तो एक तरफ देखिए कि अमरिंदर सिंह हैं जो अपने हिसाब से काम करते हैं, उनका अपना एक स्टाइल है, और दूसरे हैं यहाँ पर राहुल गांधी जो चाहते हैं कि उनके जो करीबी हैं उनको कहीं ना कहीं पंजाब में जगह मिले। कैप्टन जानते हैं कि उनके सामने कई चुनौतियां हैं, और अब जान लीजिए कि वो चुनौतियां क्या हैं। सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए सिद्धू, उसके बाद प्रताप सिंह बाजवा, इसके अलावा शमशेर सिंह ढुल्लो, रवनीत सिंह बिट्टू। लेकिन इसमें बाजवा जो है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट नजर आए। उनका एक जो बयान सामने आया था उससे समझ में आता है कि हो सकता है कि वो कैप्टन की तरफ सॉफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि सिद्धू को ज्यादा वेटेज मिले ये बाजवा कभी पसंद नहीं कर सकते हैं। इसका पुराना आपसे अब टेंशन भी बता देते हैं। तीसरे नंबर की चुनौती शमशेर सिंह ढिल्लो है जो बाजवा के करीबी हैं, इसलिए विरोध करते हैं। चौथे रवनीत सिंह बिट्टू पुराने कांग्रेसी नेता बेन सिंह के पोते हैं, और अगर कैप्टन की ताकत कम होती है तो रवनीत को पंजाब कांग्रेस में तवज्जो मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं टग ऑफ वॉर चल रहा है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि आज दूसरी बार कांग्रेस पैनल के सामने कैप्टन जब आएंगे तो इस दौरान वो क्या बातें कहेंगे। तो सीएम बदलना जरूरी नहीं है, रिपोर्ट में क्या कहा गया है। कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव हो यह भी माना जा रहा है। सिद्धू को अच्छा पद मिले ये भी कोशिश होगी मिल जाए। संगठन के खाली पदों को भरा जाए और नाराज गुट की नाराजगी दूर हो। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि कैप्टन के बिना पंजाब में कांग्रेस बिल्कुल भी उतर नहीं सकती है।
विजयलक्ष्मी से हम बात करेंगे। विजयलक्ष्मी, पेशी हो रही है, नाराज हैं कैप्टन सिद्धू से, जिस तरह से लगातार बयानबाजी चल रही है, लेकिन एक्शन क्या होगा? रखना सिद्धू को भी है, कैप्टन को भी नाराज नहीं कर सकते हैं। देखिए, पूरी लड़ाई शुरू इसलिए हुई क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ट्विटर और सोशल मीडिया और बाकी तमाम प्लेटफॉर्म पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो है मुखर तरीके से अपनी बात रख रहे थे। कह रहे थे जो वायदे किए गए वो पूरे नहीं हुए। उसके बाद कमेटी बनाई गई, कमेटी ने 100 से ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह आए, लेकिन जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए, और जब उस रिकमेंडेशन में ये भी था कि नवजोत सिंह सिद्धू को अकोमोडेट करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन अब सूत्र जो बता रहे हैं कि जो अकोमोडेशन कैप्टन अमरिंदर सिंह तैयार हुए हैं नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, वो अकोमोडेशन नवजोत सिंह सिद्धू नहीं चाहते। वो जो भी फॉर्मूला कैप्टन की तरफ से सुझाया गया है सिद्धू को वो नामंजूर है। इसलिए स्थिति वहीं की वहीं जस की तस बनी हुई है, स्टेटस को बना हुआ है, और शायद इसलिए अब दूसरा राउंड जो है वो मीटिंग्स का शुरू हो रहा है। हालांकि ये जो 3 सदस्यीय पैनल है ये अपनी रिपोर्ट ऑलरेडी आला कमान को दे चुका है, लेकिन उसके बाद फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज दोबारा पेशी हो रही है। इसका मतलब बात जस की तस है। कैप्टन और सिद्धू के बीच में जो सुझाव दिए गए थे कमेटी द्वारा, जो रिकमेंडेशन दिए गए थे, उस पर बात बनती नजर नहीं आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि उनको राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह उसके लिए कतई तैयार नहीं है। पहले जब चुनावों के बाद सरकार कांग्रेस पार्टी की वहां बनी थी तो डिप्टी सीएम के लिए नवजोत सिंह सिद्धू तैयार थे, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो भी उन्होंने नकार दिया है। वो चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया जाना चाहिए। हाल ही में उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए जिसमें तमाम तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि वो कोई ट्रॉफी नहीं है कि चुनाव से जस्ट पहले उनको निकाला जाए और उसको शोकेस किया जाए और चुनाव के बाद बुला दिया जाए। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो चाहते हैं कैप्टन वो देने को तैयार नहीं है, और सारा मामला जो है वो वहीं पर फंसा हुआ है। हालांकि ज्यादातर एमएलए और विजयलक्ष्मी शायद यही जो दबाव की कोशिश है अमित अभी होती हुई नजर आ रही है, और जो दबाव की जो कोशिश है, और यही वजह है कि सिद्धू ने अब बाहर जाकर अपनी बात रखी। अब तक सिद्धू चुपचाप ही था, लेकिन दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कुछ और सियासत है। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सियासत है, जिसमें इस वक्त आप एनएनसी के चीफ यानी एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला को देख रहे हैं। उनके साथ महबूबा मुफ्ती नजर आ रही है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीपीएम के तारागामी भी यहां पर मौजूद है। तो गुप्तकार जो अलायंस है उसको लेकर इस वक्त बैठक चल रही है फारूक अब्दुल्ला के घर पर, और यहां पर आज मंथन में यह तय होगा कि क्या 24 तारीख को दिल्ली में जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में मुलाकात करनी है उसमें क्या एजेंडा रहेगा, कौन कौन जाएगा, और इसी को लेकर इस वक्त फारूक अब्दुल्ला के घर पर बातचीत हो रही है, क्योंकि वो गुटपकार अलायंस जो है उसमें इस वक्त सबसे मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं एक बार आपको सुनाते हैं। तरफ से मैं भी बात करूंगा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। अरगाम ये भी हैं, ये भी जाएंगे, और तारिगामी साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ये पता ये एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। ये डॉक्टर साहब इसलिए पूछ रहे हैं कि ये लोगों का एक फीडबैक है कि जो दिल्ली में मीटिंग होने वाले हैं तो उनकी चॉइस होगी वही होगा, और कोई भी लीडर जाएंगे उसकी शायद किसी की। ये सुनिएगा, मैं इसमें एक गुजारिश कर लूँगा आपके जो और बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो उम्मीदें हैं इस मीटिंग से और हमसे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। मैं एक गुजारिश बोले, प्लीज हैव सम पेशेंस। और क्योंकि एजेंडा नहीं है, जिन्होंने मीटिंग बुलाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई मुकर्रर है या नहीं हमें इतला नहीं, और हमारा मौक़िफ़ जो है PAGD का उसको हम दोहराएंगे उस बड़े ऐवान में, बड़ी लीडरशिप के सामने। वो हमें मौका मिला है, हम अपने आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं। हम एक मिनट प्लीज 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 नॉट वन वे, प्लीज लिसन टू अस। हमें वहां जाना है अपने अवाम की वकालतनामा लेकर। हम वकालत कर लेंगे उस अदालत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की तरफ से।
वो वकालतनामा मिला है। आइन के अंदर जो हमें गारंटीज मिली हैं, पहले से ही हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपील कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो रिकंसिडर कर ले। महबूबा जी, बाबा जी पहले पूछना चाहूँगा कि आप देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं, पर हम ये ज़रूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे जजनीस हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं, जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। नहीं, हम कोशिश करेंगे कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे कैदियों की रिहाई है, हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिज्म है, बाकी है। मगर ये बातें बात की है। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इनको करना चाहिए, जिनको यहाँ नहीं कर सकते कम से कम जम्मू कश्मीर शिफ्ट करें। मैं सफाई से एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक कैदियों का सवाल है, जैसा कि अभी आपने कहा इंजीनियर रशीद साहब हैं, क्या और भी लीडर हैं? अभी शबीर साहब बेचारा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और कई हमारे नौजवान जो हैं मुख्तलिफ जेलों में हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पार्लियामेंट मेंबर मसूदी साहब, इन्होंने भी वकालत की है पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज हमें एक और मौका मिला है। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहाँ उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज़ है। अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे। अगर वो हक में नहीं होगी, हम बरमला ना कर लेंगे। इसमें कोई गलतफहमी नहीं। एक और बात लास्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसा आप सब पूछना चाह रहे हैं, देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370 and 35A। थैंक यू। ओके तो आपने सुना कि यहां पर जो एक बात तय हो गई है कि चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फिर वहां पर फारूक अब्दुल्ला हो या फिर तारिगामी हो, तमाम जो लोग हैं गुप्तकर अलायंस के जो 5 से 6 पार्टियां हैं, वो सभी लोग शामिल होने जा रहे हैं। 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बैठक होगी। हालांकि यहां पर एक बात उन्होंने साफ कर दी है कि वो चाहते हैं, जैसा महबूबा मुफ्ती ने बोला, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कुछ चाहते हैं ताकि उनको लगे कि सरकार यहां पर घाटी के लोगों के बारे में सोच रही है। वहीं उन्होंने एक और एजेंडा रखा है कि जो लोग अभी जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए कोरोना को देखते हुए। आर्टिकल 370 और 35A को लेकर भी एक वहां पर नेता ने इसका जिक्र किया है कि वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो एजेंडा है, जो जिस पर बातचीत होनी है, उस पर साफ कुछ नहीं है। लेकिन पहली कोशिश हो रही है, एक सरकार की ओर से एक आउटरीच किया गया है कि जो घाटी के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ एक संवाद लिया जाए। और इससे पहले हमने देखा था DDC के जो इलेक्शंस हुए थे वो पहला स्टेप था और आज ये दूसरा स्टेप है। हमारे साथ मंजूर मीर भी जुड़ गए हैं। मंजूर, एक बात तो साफ हो गई है कि सभी बातचीत के लिए आ रहे हैं, लेकिन एजेंडा तय नहीं है।
क्या क्या एजेंडे में रख के लेके जा रहे हैं अपने पिटारे में गुप्तकार के लोग? देखिए, पीपुल्स अलायंस गुप्ता डिक्लेरेशन उन्होंने इसमें ये साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप पार्टी उम्मीदवार के बनाए हैं, उसने एजेंडा की भी है, लेकिन अपना पक्ष लोगों की आवाज है उसको वहां पर इशारा दिया गया है कि पीपुल्स और नरेंद्र मोदी के सामने जरूर करेंगे और ये कहा गया। जी, तो जैसा कि हमें बताया गया है कि जो लगातार मीटिंग हो रही थी, मीटिंगों का दौर चल रहा था, पहले आपस में बात कर रहे थे, लेकिन आज जब गुप्तकार की अहम बैठक हुई उसमें साफ फैसला हो गया है कि जो सभी पार्टी के लोग हैं, सभी नेता हैं, वो 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इसी बड़ी खबर पर लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।